So, a very good morning, guys. Sorry, good afternoon. Today is our first class of law. आप कैमरा ऑन कर सकते हैं चाहे तो. Okay, so once again, I am Professor C.S. नितिन चतुर्वेदी. मैं आपको कराने वाला हूं बिजनेस लॉ एंड बिजनेस कम्युनिकेशन. ओके, सीए फाउंडेशन का जो हमारा सिलेबस है वो सिलेबस थोड़ा सा चेंज हो गया है. ठीक है, लास्ट टर्म तक इसमें बिजनेस कम्युनिकेशन भी था बट अब नहीं है. ओके, एंड हमारे सीएमए में सिर्फ 20 मार्क्स का बिजनेस कम्युनिकेशन है. बहुत ही छोटा सा पोर्शन है एंड इट्स क्वाइट इजीली मैनेजेबल है. अब अगर हम बात करें अपने लॉ की, आई मीन द फुल कंप्लीट लॉ की अगर हम बात करें, बीट फॉर सीए बीट फॉर सीएमए, हमारा जो सिलेबस है वो 90% सेम है. हमारा जो सिलेबस है वो 90% के आसपास, क्या 95% लॉ का सिलेबस पूरा सेम होता है. ओके, नाउ सो अभी मैं बस अपनी स्क्रीन शेयर करता हूं. विल डिस्कस समथिंग अबाउट द सिलेबस फॉर बोथ and then we will be starting off with the class. Okay, I'll just share my screen. Let me know once it's visible. Okay, तो मेरी स्क्रीन दिख रही है आपको? Is my screen visible, guys? Yes, sir. Okay, तो चलिए शुरू करते हैं. Okay. ओके, चलिए. सो हमारा पहला जो चैप्टर, मतलब जो सिलेबस है हमारा, लेट अस डिस्कस अबाउट द सिलेबस. और ये जो सिलेबस है हमारा, इट विल बी बोथ फॉर सीए एंड सीएमए फाउंडेशन, क्योंकि लॉ हम साथ में ही करने वाले हैं. ओके, सो लेट अस डिस्कस नाउ. सो इसमें देखिए सीए की अगर हम बात करें, फर्स्ट लेट अस डिस्कस अबाउट सीए फाउंडेशन. तो देखिए सीए फाउंडेशन का एक पहला चैप्टर है इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क. ठीक है, इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में बेसिकली आपको क्या बताया जाएगा कि कितने इंडिया में ऐसे एक्ट्स हैं, लॉज हैं जिनके अंडर में सारी चीजें काम करती हैं. रेगुलेटरी फ्रेमवर्क. ठीक है, ओके, ये दिस इज द न्यू एडिशन इन द सीए फाउंडेशन. ओके, कमिंग टू चैप्टर 2, the most important act in the business law, be it for CA, be it for CMA, दोनों के लिए इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. ठीक है, अब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है वो हमारे सीए में भी कॉमन है और हमारे सीएमए में भी कॉमन है. ठीक है, तो अब लेकिन एक डिफरेंस ये है, डिफरेंस ये आता है कि सीए में हम पढ़ रहे हैं, जो एक्ट हम जो भी करेंगे वो हमें पढ़ना पड़ेगा, आंसर लिखने पड़ेंगे हमें डिस्क्रिप्टिव. एंड वॉट एवर वी आर डूइंग फॉर सीएमए, सीएमए इज ऑब्जेक्टिव. तो दोनों ही हैं. सब देखिए, चाहे आपको डिस्क्रिप्टिव लिखना हो, चाहे आपको ऑब्जेक्टिव या एमसीक्यू मार्क करना हो, यू हैव टू हैव फुल एग्जॉस्टिव नॉलेज. आपको डिटेल में नॉलेज होनी चाहिए किसी भी एक्ट की, तभी आप उससे आंसर्स लिख पाएंगे, तभी आप उससे ऑब्जेक्टिव भी मार्क्स कर पाएंगे. तो ईदर वेज वी हैव टू स्टडी द एक्ट एग्जॉस्टिवली, डिटेल में ही पढ़ना है. ओके, अब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर में हम क्या क्या पढ़ रहे हैं कि भैया नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कैसे होते हैं, भाई कॉन्ट्रैक्ट होता क्यों है. अब सिंस आप लोग लॉ आई गेस पहली बार पढ़ रहे होंगे, तो भाई लॉ किस लिए होता है, व्हाट इज लॉ. चलिए थोड़ा सा आपको मैं इंट्रोडक्शन भी देता हूं. लॉ क्या होता है, व्हाट इज लॉ, कैन एनीवन टेल मी, बताएगा कोई मुझे? आपके हिसाब से लॉ क्या होता है, बताइए. एनीथिंग वुड यू लाइक टू से, व्हाट इज लॉ एज पर यू, आपके हिसाब से लॉ क्या है? सर, रूल्स होते हैं जो गवर्नमेंट में, क्या रूल्स होते हैं. ओके, आप बोल रहे हो कि भाई लॉ रूल्स होते हैं. वेरी गुड, एग्जैक्टली, रूल्स तो होते ही हैं. रूल्स के अलावा क्या होता है? सर, गाइडलाइंस है, जैसे हम कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करें तो कोई अगर वायलेशन करे तो हम डैमेजेस और वगैरह सब. ओके, रूल्स है, गाइडलाइंस है. वेरी गुड. एनीथिंग एल्स जो आप ऐड करना चाहें इसमें? रूल्स, गाइडलाइंस, परफेक्टली फाइन. व्हाट एल्स?
सॉरी, रेगुलेशन ऑफ एक्शंस। रेगुलेशन ऑफ एक्शन, वेरी गुड, रेगुलेशन ऑफ एक्शंस, शाबाश, कि आपके एक्शंस कैसे होने चाहिए, आपके एक्शंस लॉ रेगुलेट करता है, वेरी वेरी गुड। अच्छा, अब एक बात बताइए, ये जो लॉ है ये आता कहां से है? टेल मी, ये लॉ है ये आता कहां से है? यस, कॉन्स्टिट्यूशन या गवर्नमेंट से। कॉन्स्टिट्यूशन या गवर्नमेंट से। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन जो आपने बोला है उतना सफिशिएंट है, कॉन्स्टिट्यूशन जो वर्ड आपने यूज किया है इतना सफिशिएंट है। जितने भी लॉज हैं, देखिए, इफ यू टॉक अबाउट इंडिया, इंडिया में जितने भी लॉज होंगे, जितने भी कायदे कानून, लॉज, रेगुलेशन, स्टैट्यूट्स, कुछ भी होगा, एवरीथिंग इज कमिंग फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन को हम और क्या बोलते हैं? एनी आइडिया? कॉन्स्टिट्यूशन को हम और क्या बोलते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन इज ऑल्सो नोन एज फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड, फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड या सोर्स ऑफ द लॉ ऑफ द लैंड। कि इंडिया में जो भी लॉ बनेगा, कोई भी लॉ बनेगा, अगर उसका कोई भी प्रोविजन, अगर उसका कोई भी प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है या कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन को वायलेट करता है, कैंसिल करता है, पूरा नहीं करता है, उस केस में वो लॉ क्या हो जाएगा? इनवैलिड हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा, लॉ की भाषा में कहें तो नल हो जाएगा। समझ में आ रहा है? अंडरस्टैंडिंग गाइस? तो जितना भी लॉज है हमारे यहां कॉन्स्टिट्यूशन से ही आता है। अच्छा, अब लॉ का पर्पस क्या है? लॉ क्यों होता है भाई? आप कुछ भी चीज पढ़ते हैं, आप सीए कर रहे हैं, आप सीएमए कर रहे हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं, कोई भी चीज आप पढ़ रहे हैं, इंस्टीट्यूट आपको लॉ क्यों पढ़ा रहा है? व्हाट इज द पर्पस? व्हाई डज द इंस्टीट्यूट वांट्स कि जो स्टूडेंट्स हैं, जो सीए सीएमए कर रहे हैं, उनको लॉ के बारे में जानकारी हो? क्यों? एक रैंडम क्वेश्चन, रूल्स और रेगुलेशन जान सके कि किस हिसाब से आपको, मतलब परफेक्ट, कि भैया जब तक आप कानून जानेंगे नहीं तो आप कानून इंप्लीमेंट कैसे करेंगे? आप एक प्रोफेशनल हैं, यू आर अ प्रोफेशनल एंड यू आर द पर्सन हु इज रिस्पॉन्सिबल टू इंप्लीमेंट। आप ही तो इंप्लीमेंट करेंगे ना, आपको देखना होगा कि लॉ ठीक से चल रहा है या नहीं चल रहा है, आप उसके हिसाब से कंप्लाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, कंप्लाइंसेस हो रही हैं या नहीं हो रही हैं, आपकी जिम्मेदारी बनती है। एंड लॉ इन जनरल हमें क्यों पढ़ना चाहिए? अबे लॉ इन जनरल हमको इसलिए पढ़ना चाहिए क्योंकि विदाउट लॉ, अगर लॉ नहीं होगा, अगर लॉ ही नहीं होगा तो देयर विल बी अ स्टेट ऑफ व्हाट? लॉलेसनेस। और लॉलेसनेस जहां पे होती है वहां पे क्या होती है? अनार्की। ठीक है, किसी को कुछ पता ही नहीं है कि क्या करना है, कैसे करना है, नो वन नोज। ओके, नाउ कमिंग बैक टू आवर सिलेबस। तो ये तो लॉ का बेसिक्स था, थोड़ा सा हम लोग डिटेल में आगे और पढ़ेंगे, ठीक है, बट लेट अस डिस्कस अबाउट द सिलेबस फर्स्ट। तो पहला था इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, ये हमारा सीए के लिए है, इंपॉर्टेंट है, उसका चैप्टर है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट दोनों के लिए है, जिसको हम डिस्क्रिप्टिवली और एमसीक्यू वाइज दोनों ही पढ़ेंगे। अब जब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बारे में हम बात करते हैं, देखो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एक ऐसा एक्ट है जो बाय डिफॉल्ट सारे एक्ट में काम आता है। कैसे? अगर आप सेल ऑफ गुड्स एक्ट में सेलर और बायर के बीच में क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट ही तो होता है। ठीक है, दो कंपनीज के बीच में क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट ही तो होता है। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, जो आगे जाके जो चैप्टर्स हैं, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, दो पार्टनर्स के बीच में क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट ही तो होता है। तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हम बोल सकते हैं कि हमारे लॉ का जो बेसिक्स है, इट इज द बेस ऑफ ऑल द लॉज, ऑफ ऑल द एक्ट्स, इन फैक्ट इट इज द बेस। अगर हम कंपनी लॉ की बात करें, कंपनीज के बीच में कॉन्ट्रैक्ट ही तो होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा कंपनी और उसके डायरेक्टर के बीच में, कंपनी और उसके एम्प्लॉइज के बीच में, कॉन्ट्रैक्ट ही तो होता है।
तो इसीलिए कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सबसे बड़ा चैप्टर है और सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है और सबसे मजेदार और सबसे आसान चैप्टर है। आप लोग शायद पहली बार कर रहे होंगे, आपको लग रहा होगा इतना कुछ है, बट ट्रस्ट मी, लॉ से इंटरेस्टिंग अगर कुछ है तो वो नेटफ्लिक्स है, फिर और कुछ तो नहीं है। ओके, चलिए तो लेट अस डिस्कस। तो सबसे पहले नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में हम पढ़ेंगे, कंसिडरेशन क्या होता है हम पढ़ेंगे, अदर एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट का परफॉर्मेंस कैसे होता है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, अगर कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स को बीच में तोड़ दिया गया, ब्रीच का मतलब होता है वायलेशन ऑफ द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, तो उसकी रेमेडीज क्या है, कंटिंजेंट और क्वासी कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड गारंटी क्या होता है, बेलमेंट एंड प्लेज क्या होता है, यूनिट 9 एजेंसी क्या होता है। तो ये सारा का सारा कुछ सीए सीएमए दोनों में आता है और डिटेल में ही आता है। ओके, तो आज आफ्टर डिस्कसिंग द सिलेबस वी विल बी स्टार्टिंग ऑफ विद द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ओनली। ओके ओके, आगे बढ़ते हैं। चलिए, अगला चैप्टर है सेल ऑफ गुड्स एक्ट। अब सेल ऑफ गुड्स एक्ट भी बाय डिफॉल्ट सीए प्लस सीएमए दोनों में है, सीए और सीएमए दोनों में है, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल सेलर और बायर के बीच में करेंगे, कंडीशंस और वारंटीज के बीच में क्या फर्क होता है, ओनरशिप कब ट्रांसफर हो जाती है, डिलीवरी ऑफ गुड्स कैसे होते हैं, और एक अनपेड सेलर जिसको अभी तक अपने सामान के पैसे नहीं मिले हैं उसके पास क्या क्या राइट्स उसके पास अवेलेबल है, उसके पास क्या क्या रेमेडीज है। तो ये हो गया हमारा सेल ऑफ गुड्स एक्ट, शॉर्ट में हम बोलते हैं इसको सोगा। ओके, तो फर्स्ट we'll be doing कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, देन वी विल बी डूइंग सोगा, सेल ऑफ गुड्स एक्ट। अच्छा, अब तीसरा एक्ट जो कॉमन है, तीसरा एक्ट जो कॉमन है सीए सीएमए में, वो है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, वो है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट। तो सीए और सीएमए में सिर्फ ये 3 एक्ट हैं। सीएमए की अगर हम बात करें तो इसका इंट्रोडक्शन पार्ट है 10%, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है 30%, उसके बाद सोगा है 20%, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट है 20%, तो 10, 30, 40, 20, 60 और 20, 80 प्लस बिजनेस कम्युनिकेशन है 20%। तो ये सीएमए का बाइफर्केशन है। इसमें कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सोगा और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट तीनों इसी में आ जाता है साथ साथ में। उसके अलावा बचता है बिजनेस कम्युनिकेशन और इंट्रोडक्शन, ये मैं अलग से कराऊंगा, ठीक है। इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर बहुत ही आसान है, बहुत ही इजी है और उसमें से 10 मार्क्स का आता भी है। ओके, तो उसके बाद हम करेंगे सेल ऑफ गुड्स एक्ट के बाद जो कॉमन टॉपिक है वो है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट। ओके, देन सीएमए का मोटा मोटी सिलेबस हो जाएगा खत्म। ओके, उसके बाद विल कम टू पार्टनरशिप एक्ट, दिस इज ओनली फॉर सीए, देन एलएलपी एक्ट ओनली फॉर सीए, कंपनीज एक्ट ओनली फॉर सीए, ठीक है। तो सीए में अप्रोक्सीमेटली 1 2 3 4 5 6 एक्ट्स हैं और सीएमए में 3 एक्ट्स हैं, ठीक है। सीए हमारा डिस्क्रिप्टिव है और ये एमसीक्यू वाला है, तो सिलेबस में बहुत ज्यादा कुछ फर्क नहीं है। एम आई क्लियर अप टिल नाउ? समझ में आ रहा है हमारा मोड ऑफ ऑपरेशन कैसा रहेगा, हम आगे कैसे बढ़ेंगे? गेटिंग द पॉइंट गाइस? यस सर। ओके, सो चलिए शुरू करते हैं आज हम अपना पहला लेक्चर ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ओके, सिलेबस देखिए, कोई भी चीज करने के पहले सिलेबस आपका एकदम सॉर्ट आउट होना चाहिए और आपको पर्पस पता होना चाहिए। तो हमने आज सिलेबस भी डिस्कस किया, अभी हमने पर्पस भी डिस्कस कर लिया। अब हम स्टार्ट करते हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। सो गाइस, अगर आप चाहें तो आप साथ में थोड़े थोड़े नोट्स भी बना सकते हैं, आपको ये एग्जाम के टाइम काफी अच्छा रहेगा। और जब आप नोट्स पढ़ रहे होंगे ना, प्लीज फील फ्री टू पिंग मी, आप मुझसे उसी टाइम पूछ सकते हैं कि सर इसका मतलब नहीं समझ में आ रहा है, प्लीज मुझे बता दीजिए। कीप ऑन रिवाइजिंग, ठीक है। जितना आज हम करेंगे हार्डली इट विल टेक अराउंड 10 to 15 मिनट्स फॉर यू टू रिवाइज। नई नई चीजें जब दिमाग में जाती हैं तो याद जल्दी रह जाती हैं। ओके, तो चलिए, सामने आपके दिख रहा है आपको कॉन्ट्रैक्ट। अब देखिए कॉन्ट्रैक्ट में हम क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे हम एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट,
एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट और टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। एलिमेंट्स की जब हम बात करेंगे तो उसमें आता है अग्रीमेंट और एनफोर्सेबिलिटी एट लॉ। तो अगर कॉन्ट्रैक्ट है तो उसमें ये दो एलिमेंट बाय डिफॉल्ट होने ही चाहिए। दीज टू एलिमेंट्स मस्ट बी प्रेजेंट। अगर ये दोनों एलिमेंट नहीं है तो ये कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है। ओके, नाउ अग्रीमेंट में अगर हम जाते हैं तो अग्रीमेंट में एक होता है ऑफर, दूसरा होता है एक्सेप्टेंस। ऑफर होते हैं, देखो ऑफर के अलग रूल्स होते हैं कि आप ऑफर कैसे कर सकते हैं, किसको कर सकते हैं। काइंड्स ऑफ ऑफर, कैसे कैसे ऑफर होते हैं। एसेंशियल्स ऑफ अ प्रपोजल, कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर। और एक्सेप्टेंस में लीगल रूल्स ऑफ वैलिड एक्सेप्टेंस एंड कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस। तो ये सारा बेसिकली आपको छोटा सा एक फ्लो चार्ट दिया हुआ है कि कॉन्ट्रैक्ट में, एक्ट में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, नाउ चलिए, तो यहां देखिए सबसे पहली लाइन, द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कंस्टिट्यूट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्रांच ऑफ मर्केंटाइल या कमर्शियल लॉ। कमर्शियल लॉ आपको पता है विच इज रिलेटिंग टू कॉमर्स। कॉमर्स से रिलेटेड, ट्रेड एंड कॉमर्स जो होता है उससे रिलेटेड जो सबसे इंपॉर्टेंट लॉ है वो है लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। क्योंकि एक्ट कोई भी हो, कॉन्ट्रैक्ट तो आप करेंगे ही, और अगर आप कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बारे में पता होना चाहिए। इट अफेक्ट्स एवरीबडी, कोई बाकी नहीं बचता है इससे। आप कहीं भी चले जाइए, कहीं भी आपको एक कॉन्ट्रैक्ट तो करना ही पड़ेगा, और जब आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो बाय डिफॉल्ट यू आर अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। Am I clear up till now? ओके, चलिए तो इसके बारे में कुछ जान लेते हैं पहले। तो देखिए लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो है, इट इज गवर्न्ड बाय द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, जो कि सितंबर 1, 1872 में बना था। अब आपके मन में एक सवाल आना चाहिए कि सर यार 1872, 1872 से आज 2024 में हम बैठे हैं, इतने सालों में क्या इसमें कुछ चेंज ही नहीं हुआ? क्वेश्चन तो आना चाहिए ना दिमाग में यार। तो अब सोचिए, जो 1872 से अगर आज तक 2024 तक सेम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट चल रहा है तो यह कितना इंपॉर्टेंट होगा। लगभग 200 सालों से जो चला आ रहा है, 150 175 साल से जो चला आ रहा है, वो कितना इंपॉर्टेंट होगा यार। इसको चेंजेस करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, और आज भी हम इसको फॉलो कर रहे हैं, और 2024 में भी हम इसको पढ़ रहे हैं, और सीए इंस्टीट्यूट भी और सीएम इंस्टीट्यूट भी आपको इसको पढ़ने के लिए बोल रहा है। तो यू कैन जस्ट इमेजिन द इंपॉर्टेंस ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट गाइस। ओके, चलिए, तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट प्रिस्क्राइब्स द लॉ रिलेटिंग टू द कॉन्ट्रैक्ट्स इन इंडिया एंड इज द की एक्ट रेगुलेटिंग द एनफोर्सेबल एग्रीमेंट्स। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आप कोई भी एक्ट में जाएंगे आप कॉन्ट्रैक्ट करेंगे ही। The act is based on the principles of English common law and is applicable to all the states in India. इंडिया के सारे स्टेट्स में ये एप्लीकेबल है। सिंपल सी बात है ये। अच्छा, अब जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट था वो ओरिजिनली 4 पार्ट में डिवाइडेड था। अब आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट पता चलेगा। देखिए, सबसे पहला ये ओरिजिनल जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट था, इट वाज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। लॉ ऑफ रिलेटिंग टू जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन 1 से सेक्शन 75। लॉ रिलेटिंग टू सेल ऑफ गुड्स, सोचिए सेल ऑफ गुड्स का जो लॉ था वो भी इसी के अंडर में था। उसके बाद इसको कैंसिल किया गया ये वाला पोर्शन, और अलग से सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 बनाया गया। तो सोचिए सेल ऑफ गुड्स एक्ट भी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर से ही बाहर आया है। ठीक है। तीसरा, लॉ रिलेटिंग टू स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स, इंडेमनिटी, गारंटी, बेलमेंट, प्लेज एंड एजेंसी, ये हमको इसमें पढ़ना है। ये वाला पोर्शन अभी भी इसके अंदर में है। अच्छा, लॉ रिलेटिंग टू पार्टनरशिप बिजनेस, सोचिए इसको भी पार्टनरशिप एक्ट भी इसी के अंदर में था। सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930, पार्टनरशिप एक्ट 1932, अलग अलग से जो 2 एक्ट हैं वो सारे के सारे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का पार्ट हुआ करते थे। समझ रहे हैं आप इंपॉर्टेंस ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ अब हम पूछें, अगर मैं आपसे पूछूं कि गाइस कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, बताइए व्हाट इज अ कॉन्ट्रैक्ट? टेल मी।
बताइए। अग्रीमेंट। हाँ, अग्रीमेंट। ओके जगरीत, एग्रीमेंट इम्पॉसिबल बाय लॉ। विच इज पॉसिबल बाय लॉ। अच्छा, वेरी वेरी गुड, क्या बात है, बताइए। शोमा, वो यू आर सेइंग समथिंग, बोलिए। Sir, it should have an offer and acceptance and consideration and अरे आप तो पूरी एकदम valid in the eyes of law. आप तो पूरे एकदम लीगल भाषा में उतर गए यार। अरे पहला क्लास है लॉ का यार, थोड़ा चिल मारो। इतना दिमाग में टेंशन लेके लॉ नहीं पढ़ा जाता है भाई। कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है भाई? एक तरीके से आपने मुझसे कॉन्ट्रैक्ट कर लिया ना कि सर नितिन सर हम आपसे लॉ पढ़ेंगे, हम एसजेसी में आके लॉ पढ़ेंगे, वेरी गुड, कॉन्ट्रैक्ट है, खत्म। अब मैं आपसे पूछूं कि भाई एलिमेंट्स क्या हैं इसके, तब आप मुझे डिटेल में बताएंगे कि सर एलिमेंट्स ये है, ये है, ये है, ये है, ये है। ओके, किसी ने कहा था अग्रीमेंट, जगरीत शायद आपने कहा था। जब कैमरा ऑन करेंगे। मुझे असल में यार थोड़ी इंटरेक्शन की आदत है, मतलब मुझे थोड़ा बातचीत करना पसंद है, क्योंकि अगर मैं बातचीत नहीं करूंगा ना तो मैं फोकस नहीं कर पाऊंगा। हाँ जी मंशा, बताइए। ओके जगरीत, बताओ जगरीत, आपने बोला था अग्रीमेंट है। अच्छा देखिए गाइस, जगरीत ने बोला कि भैया कॉन्ट्रैक्ट अग्रीमेंट है, क्या ये सही बोल रहा है? सर लाइक इंडिविजुअल और मोर देन 2 इंडिविजुअल्स में जो भी एग्रीमेंट होता है। अच्छा ठीक है, कोई भी एग्रीमेंट अगर होता तो वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। ओके करेक्ट? गलत। मैंने आपसे बोला जगरीत से, यार जगरीत, अच्छा आप सीए कर रहे हैं, सीए में कर रहे हैं? अच्छा आप सीए कर रहे हैं। मैंने बोला जगरीत यार, अगर तूने लॉ में इस बार ना 80 के ऊपर ला दिए तो मैं तेरे को पार्टी दूंगा, ठीक है? तुमने ले लिया ईगो पे, बोला नितिन सर ने यार चैलेंज मार दिया यार, लाना पड़ेगा। तुम ले आया, तुम 85 ला दिया, तो बोला सर आप तो बोले थे पार्टी दीजिए। मैंने बोला यार कैसा पार्टी लाया, तो अपने लाया, तुम क्या मेरे पे केस करेगा? वर्बल कमिटमेंट है ना ये, तो इस पे कोई एग्रीमेंट। अग्रीमेंट हो सकता है मेरे भाई, एग्रीमेंट होगा लेकिन कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। सोशल कॉन्ट्रैक्ट। यस, अग्रीमेंट नहीं है। मैंने बोला कि आप लेकर आइए, बढ़िया ना नंबर, मैं आपको पार्टी देता हूं। फिर मैं मुकर गया, मैंने कहा यार पार्टी के तो पैसे ही नहीं है। बोला सर आपने तो बोला था, तो क्या तुम केस करोगे मुझ पे कि सर ने पार्टी नहीं दिया? नो यू कैन नॉट। क्यों? क्योंकि क्या लीगल ऑब्लिगेशन था क्या हमारे बीच में कि अगर नहीं दिया तो तुम मेरे पे केस करोगे? क्या कुछ लीगल ऑब्लिगेशन था? नहीं। सो अग्रीमेंट, अगर हम कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन की बात करें, अच्छा अब यहां पे व्हाट इज अ कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है कि टर्म कॉन्ट्रैक्ट इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2H ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एज एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ। जिस एग्रीमेंट को हम लॉ से एनफोर्स कर सकते हैं वही क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो क्या हम बोल सकते हैं ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट्स बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स? क्या हम बोल सकते हैं? एकदम बोल सकते हैं बॉस, एकदम। सारे कॉन्ट्रैक्ट्स एग्रीमेंट हैं, लेकिन सारे एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। सारे कॉन्ट्रैक्ट्स एग्रीमेंट हैं बट सारे एग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, बिकॉज सोशल एग्रीमेंट को आप कहां से एम्प्लॉय करोगे ना यार, वो तो नहीं कर सकते आप। एम आई क्लियर अप टिल नाउ? ओके, तो अब देखिए आपके एग्रीमेंट में ये रहा टर्म कॉन्ट्रैक्ट, ये सेक्शन याद रखिएगा, सेक्शन 2H, दोनों जन के लिए बोल रहा हूं, अलग से मैंने बोल्ड करके रखा है इसको। सेक्शन 2H कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन देता है, नोट कर लीजिए। सेक्शन 2H डिफाइंस द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट, सेक्शन 2H डिफाइंस द इंडियन, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट? एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ। अब कॉन्ट्रैक्ट में या एग्रीमेंट में दो एलिमेंट्स होते हैं कॉन्ट्रैक्ट के, एक होता है कि एग्रीमेंट होना चाहिए, दूसरा वो कोर्ट के द्वारा एनफोर्सिएबल होना चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट कंसिस्ट ऑफ 2 एसेंशियल एलिमेंट्स, एन एग्रीमेंट एंड इट्स एनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ। दोनों होगा तभी वो कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा,
वरना वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा है डेफिनेशन ऑफ अग्रीमेंट। देखिए अग्रीमेंट की डेफिनेशन देखिए यहां पे, अग्रीमेंट गिवन इन सेक्शन 2E। सेक्शन इसका याद रखिएगा गाइस, मैंने बोल्ड में करके रखा है। सेक्शन 2E, द एक्ट डिफाइंड एज एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। ठीक है, ये होता है अग्रीमेंट। सेक्शन 2B क्या बोलता है? सेक्शन 2B डिफाइन करता है प्रॉमिस को। When the person to whom the proposal is made signifies his assent, the proposal is said to be accepted. Proposal when accepted becomes a promise. Proposal when accepted becomes a promise. ठीक है, अच्छा। और एग्रीमेंट क्या है? Every promise and every set of promises forming the consideration for each other. तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं क्या? सबसे पहले हुआ प्रपोजल, उसके बाद हुआ उसका एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस के बाद बना वो प्रॉमिस, प्रॉमिस के बाद बना वो अग्रीमेंट, और लास्ट में क्या बन गया? कॉन्ट्रैक्ट। तो क्या ये फ्लोचार्ट सही है? प्रपोजल, एक्सेप्टेंस, प्रॉमिस, अग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट, बोल सकते हैं? करेक्ट? ओके, यस सर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी देखिए फॉलोइंग पॉइंट्स इमर्ज फ्रॉम द अबव डेफिनेशन। कुछ पॉइंट्स अब निकल के आते हैं इस डेफिनेशन से। वो क्या पॉइंट्स हैं देखिए। व्हेन द पर्सन टू हुम द प्रपोजल इज मेड सिग्निफाइज हिज असेंट ऑन दैट प्रपोजल व्हिच इज मेड टू हिम, proposal becomes accepted, accepted proposal becomes promise, and every set of promises is an agreement. An agreement then enforceable by law becomes contract. Okay, now अब देखिए मैंने आपकी आसानी के लिए आसानी से इसको अलग से मार्क करके भी रखा हुआ है। ठीक है, देखिए thus we say that the agreement is a result of the proposal made by one party to the another and the other party gives its acceptance thereto for the mutual consideration. तो agreement को हम बोल सकते हैं ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। यस, अग्रीमेंट का मतलब ही क्या? ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इज अग्रीमेंट। अच्छा, और एग्रीमेंट को अगर कॉन्ट्रैक्ट बनना है तो उसको एनफोर्सेबल होना पड़ेगा लॉ के द्वारा। Agreement to become a contract must give rise to legal obligation, which means duly enforceable by law. तो कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन क्या निकल के आती है? एक्सेप्टेड प्रपोजल एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सेबल बाय लॉ। तो ये हो गया बेसिक इसका एलिमेंट। अभी जो हमने ऊपर पढ़ा है सेम ही है ये। Am I clear? ओके, सेक्शन 2H हमने अभी पढ़ा था, कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन। ओके, agreement between two or more parties enforceable by law. Okay, now अब देखिए इसका एसेंस क्या होता है? एसेंस मतलब बोल लीजिए, जिस्ट बोल लीजिए या बेस बोल लीजिए। ठीक है, क्या होता है एग्रीमेंट का बेस? क्या होता है या कॉन्ट्रैक्ट का बेस क्या होता है? बोल रहा है मीटिंग ऑफ माइंड्स ऑफ द पार्टीज। पार्टीज के माइंड मिलने चाहिए। द पार्टीज टू एन अग्रीमेंट must have agreed upon the subject in the same sense and at the same time unless there is consensus ad idem. अब ये लैटिन टर्म है किसके लिए? कंसेंट के लिए। इसका मतलब होता है मीटिंग ऑफ द माइंड्स। ये रहा कंसेंसस एड आइडम, मतलब कॉन्सेंस मिलना चाहिए, मीटिंग ऑफ द माइंड्स इन द सेम सेंस एंड द सेम टाइम। अब इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज करिए, लेट अस सपोज कि मेरे पास दो गाड़ियां हैं। आई हैव टू कार्स। ठीक है, एक कार है रेड कलर की, दूसरी कार है ब्लैक कलर की। ओके, शोमोवो ने बोला, मैंने शोमोवो को बोला, शोमोवो यार मेरे को ना अपनी गाड़ी बेचनी है 1 लाख रुपए में। मैंने शोमोवो को बोला कि मेरे को अपनी गाड़ी बेचनी है 1 लाख रुपए में। ओके, ठीक है। शोमोवो ने बोला कि ठीक है सर, खरीद लेंगे आपकी गाड़ी है, कंडीशन भी अच्छी होगी। अब उसको भी पता है कि मेरी 2 गाड़ियां हैं, मुझे भी पता है कि मेरी 2 गाड़ियां हैं, लेकिन मुझे बेचनी है रेड वाली
लेकिन उसको खरीदनी है ब्लैक वाली। समझ में आ रहा है क्या डिस्कशन चल रहा है यहां पे? मैंने बोला मेरे को अपनी गाड़ी 1 लाख में बेचनी है, शोमोवो ने समझा कि सर को ब्लैक वाली बेचनी है, मेरे को बेचनी है रेड वाली। तो यहां पे क्या कॉन्ट्रैक्ट हो पाएगा? यहां क्या हमारा माइंड मिल रहा है? नहीं भाई, गाड़ी बेचना चाहते हैं, गाड़ी खरीदना चाहते हैं, यहां तक तो ठीक है, लेकिन कंसेंसस एड आइटम होना चाहिए। मेरे को ऐसा बोलना पड़ेगा कि यार मैं अपनी रेड वाली गाड़ी 1 लाख रुपए में बेचना चाहता हूं, क्या तुम खरीदोगे? गेटिंग द पॉइंट? तो अगर कंसेंसस नहीं है, मीटिंग द माइंड्स, पार्टीज हैव अग्रीड अपॉन सेम सेंस एट द सेम टाइम, तब नहीं होगा। यहां पे कंसेंसस एट आइटम नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। एम आई क्लियर? ओके, आसान है, धीरे धीरे चलेंगे यार, आराम से याद रहेगा। एग्जाम्पल्स देखिए, जितने ज्यादा एग्जाम्पल्स में आप खुद को इन्वॉल्व करेंगे ना, उतना जल्दी आपको क्लैरिटी यहां पे आती जाएगी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्लीज म्यूट करके रखिए अश्मित। ओके, नेक्स्ट। अब देखो एग्जाम्पल भी यही है। Ram had 2 motor cars, Maruti Alto, Maruti Desire. He intends to sell Maruti Desire to the Raju, but Raju thought he is selling Maruti Alto and agrees to proposal. No meeting of minds, no consent, no contract. ठीक है? अच्छा, दूसरा एग्जांपल देखिए। A agrees to B with sell car for 2 lakhs to B. अच्छा, अब यहां पे एक चीज मैं आपको बताना भूल गया। जब आप कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ना, when you are doing any contract, राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस, राइट्स और ऑब्लिगेशंस, राइट्स मतलब आपका हक, ऑब्लिगेशन मतलब आपकी ड्यूटी जो आपको करनी है, ठीक है? राइट मतलब जो आपको मिलेगा, आपका अधिकार। ओके, तो जब आप कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो राइट्स और ऑब्लिगेशंस एक साथ में आते हैं, दे कम टुगेदर, या जिसको बोलते हैं दे कम साइमल्टेनियसली। अगर राइट आया है तो ऑब्लिगेशन भी आया होगा। फॉर एग्जाम्पल, यही वाला एग्जाम्पल देख लेते हैं। A agrees with B to sell car for 2 lakhs. Here A is under an obligation to give car to B and B has the right to receive the car on payment of 2 lakhs and B is also under an obligation to pay 2 lakhs to A and A has the right to receive rupees 2 lakhs. तो राइट और ऑब्लिगेशन साथ में आता है अगर कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो। क्लियर है गाइस? आसान है? ओके, नाउ सोशल एग्रीमेंट के बारे में हमने अभी डिस्कस किया था कि सोशल एग्रीमेंट अगर होता है तो उसमें क्या होगा? क्या वो कॉन्ट्रैक्ट होगा? नहीं होगा। फादर प्रोमिसेस हिज सन टू पे हिम पॉकेट अलाउंस ऑफ ₹500 पर मंथ, लेकिन बाद में मना कर दिया। बेटा क्या केस करेगा क्या कि पापा ने मुझे 500 रुपए देके बोला था देंगे, फिर नहीं दे रहे हैं? नो, इट्स अ सोशल एग्रीमेंट। कोई भी एग्रीमेंट अगर लीगल रिलेशंस क्रिएट नहीं करता है, if it does not create any legal creation या legal relation create नहीं करता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। सिंपल। कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए लीगैलिटी होनी चाहिए, लीगल रिलेशनशिप क्रिएशन होना चाहिए। ओके, am I clear up till now guys? ओके, चलिए। अब बोल रहा है कि विल ऑल एग्रीमेंट्स गिव राइज टू अ कॉन्ट्रैक्ट। आप बताइए ना इसका आंसर। इतना तो आप ही बता देंगे। क्या सारे एग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट बनेंगे? बोलो नहीं। सारे एग्रीमेंट कैसे बन सकते हैं यार? एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए क्या चाहिए? इनफोर्सेबल बाय लॉ होना चाहिए, लीगल ऑब्लिगेशन होना चाहिए, और यही दोनों होने चाहिए बस। इंटेंशन टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन और इट हैज टू बी एनफोर्स्ड बाय लॉ, दैट्स इट। तो देखते हैं, विल ऑल एग्रीमेंट्स गिव राइज टू अ कॉन्ट्रैक्ट? नो, एन एग्रीमेंट टू बिकम अ कॉन्ट्रैक्ट मस्ट गिव राइज टू लीगल ऑब्लिगेशन। अगर लीगल ऑब्लिगेशन नहीं आ रहा है, देयर इज नो कॉन्ट्रैक्ट। एग्रीमेंट या तो सोशल ऑब्लिगेशन हो सकता है या लीगल ऑब्लिगेशन हो सकता है। Agreement giving rise to a social obligation is not a contract.
That is why it is said that the term agreement is a wide term. It includes both social and legal obligations, but only those agreements which the parties intend to enforce legally culminates into a contract. So an agreement is regarded as a contract when it is enforceable by law. तब तक आप समझ गए होंगे इसको. Legal obligations arise to make an agreement a contract. It means that agreement must give rise to legal obligations. There must be an intention to create legal obligation. तभी जाके अगर लीगल ऑब्लिगेशन होंगे तभी तो आगे जाके लीगल कॉन्सिक्वेंसेस होंगे. दोनों चाहिए. ठीक है. ओके. कुछ सेक्शंस टू रिमेंबर मैंने अलग से आपके लिए मार्क किए हुए हैं. देखिए सेक्शन 2A डिफाइंस प्रपोजल और ऑफर. जब एक पर्सन दूसरे को अपना असेंट देता है, हिज विलिंगनेस टू डू और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग. एब्सटेन का मतलब, व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड एब्सटेन? सर कुछ ना करना का. कुछ ना करना, कुछ ना करना. ठीक है. तो जब आप एग्रीमेंट जब आप करते हैं तो उसमें कुछ करना या कुछ ना करना दोनों ही होता है. ठीक है, दोनों ही होता है. Section 2B, acceptance or promise. When the person to whom the proposal is made signifies his assent thereto, the proposal is said to be accepted. A proposal when accepted becomes a promise. Proposal जब accept हो जाएगा तो वो क्या बन जाएगा? Promise बन जाएगा. Okay. Section 2C, promisor and promisee. Okay. So the person making the proposal is called the promisor. जो promise proposal दे रहा है वो promisor है. जिसको proposal दिया जा रहा है या जो accept कर रहा है वो है promisee. जो proposal या promise जो proposal दे रहा है, he is the promisor. जिसको proposal मिल रहा है या जिसको accept करना है वो हो गया promisee. Okay. Consideration क्या होता है? When at the desire of the promisor the promisee or any other person has done or abstained from doing or does or abstains from doing, promises to do or abstain from doing something, such act of abstinence or promise is called as consideration. देखो consideration का मतलब होता है something in return. Consideration का मतलब लॉ में होता है something in return. ठीक है. अगर आप कुछ कर रहे हैं उसके बदले में आपको कुछ मिल रहा है. ओके. Now, so just a second, yeah, okay. तो something in return, तो वो होता है आपका consideration. अच्छा, consideration promisor के desire पे होता है कि जैसा promisor चाहे या उसको वैसा करना पड़ेगा promisee को. ठीक है. Now, तो ये इनकी कुछ sections हैं A, B, C, D. ठीक है. तो ये अपने को देखना होगा. Section 2E देखिए. Every promise and every set of promises. Sorry? D repeat कर दे. D. Consideration. Okay. देखो consideration का मतलब होता है something in return. आपको वापस में कुछ मिलना चाहिए. ठीक है. जैसे मैंने आपको बोला कि अगर आप ऐसा करोगे तो मैं आपके लिए ऐसा करूंगा, या अगर आपको मेरा क्लास करना है तो आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे. तो ये मैं आपको क्लासेस दे रहा हूं जिसके बदले में मेरे को आपसे क्या चाहिए कि आप नोट्स बनाएंगे. तो मैं भी आपको कुछ दे रहा हूं, आप भी मुझे कुछ दे रहे हो. ये मेरा डिजायर है, मेरी इच्छा है कि आप क्लास में नोट्स बनाएं. गेटिंग द पॉइंट? ओके सर. यस. या मैं बोलूं कि यार देखो, जब मेरे क्लास में ना मेरे को ऐसा नहीं चाहिए कि आप बार बार किसी से बात कर रहे हैं. मेरे क्लास में रहेंगे तो आप सिर्फ मेरे कैमरा में सामने देखेंगे, आप इधर उधर नहीं देखेंगे. तो मैं आपको रोक रहा हूं, मैं आपको एब्सटेन कर रहा हूं किस क्या करने से? इधर उधर देखने से. तो आपने मान लिया. तो ये भी एक तरीके का क्या कंसिडरेशन है? समझ में आ रहा है? टू डू समथिंग और नॉट टू डू समथिंग, कुछ करना या ना करना, दोनों कंसिडरेशन के उसमें स्कोप के अंदर में आता है. ठीक है. कूल. समझ में आया? ओके. चलिए. नाउ अग्रीमेंट. एवरी प्रॉमिस, हर एक प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर अग्रीमेंट है. ठीक है. अग्रीमेंट का मतलब ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस. कॉन्ट्रैक्ट का मतलब अग्रीमेंट प्लस एनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ.
इसको अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, सेक्शन 2F माने, सेक्शन 2F इज रेसिप्रोकल प्रोमिसेस। ठीक है, रेसिप्रोकल मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड रेसिप्रोकल? बोलो, व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड रेसिप्रोकल गाइस? उल्टा कर देना। उल्टा कर देना मतलब यहां पे क्या होगा? रेसिप्रोकल मतलब उल्टा होता है, करेक्ट। यहां पे क्या होगा? एक जन कुछ कर रहे हैं तो दूसरे को भी कुछ करना है, बदले में कुछ और एक जन और एक काम कर रहे हैं। रेसिप्रोकल प्रोमिसेस ही तो कंसिडरेशन फॉर्म करते हैं, करेक्ट। आप मुझे पैसा दे। करेक्ट, सिंपल। रेसिप्रोकल प्रोमिसेस से ही तो कंसिडरेशन बनता है। रेसिप्रोकल प्रोमिसेस रिक्वायर्स बोथ द पार्टीज टू द एग्रीमेंट टू डू समथिंग, सिंपल। अच्छा, आगे बढ़ते हैं, चलिए। वॉइड एग्रीमेंट क्या होता है? वॉइड एग्रीमेंट मतलब, वॉइड एग्रीमेंट वो होता है जो कि लीगली एनफोर्सेबल नहीं है और इसका कोई लीगल बेस ही नहीं है यार। नो लीगल बेस। लीगल बेस नहीं है मतलब ये इलीगल है, ऐसा नहीं है। इलीगल कॉन्ट्रैक्ट अलग होते हैं, वॉइड एग्रीमेंट अलग होते हैं। ठीक है, वॉइड एग्रीमेंट क्या होता है? अभी जैसे सपोज करो मैं बोलूं कि देखो आप लोग सामने स्क्रीन पे देखो, मैं अपने ऐसे ताली बजा के हाथ से कबूतर निकालूंगा, इट इज अ वॉइड एग्रीमेंट, पॉसिबल नहीं है। समझ में आ रहा है? वॉइड एग्रीमेंट इज समथिंग जिसमें कोई लीगल इफेक्ट ही नहीं है, आप इसको लीगली एनफोर्स कैसे करोगे? ओके, एग्रीमेंट विच इज नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज सेड टू बी वॉइड। सेक्शन 2H कॉन्ट्रैक्ट, ये हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था, एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट। ओके, अब आता है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। देखिए, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट माने क्या? अब देखो, इंश्योरेंस वगैरह जैसे होता है। क्या होता है? इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट, जैसे कुछ उसमें रूल्स एंड अगर उसको सरपास कर दोगे तो वो वॉइड हो जाएगा। वॉइड तो हो जाएगा, वॉइडेबल क्या होता है ये मैं पूछना चाह रहा हूं। ऐसा होता है कि वो एग्रीमेंट जैसे टाइम लैप्स हो गया, फिर एक पार्टी का ऑप्शन से वो पार्टी नहीं भी एनफोर्स करता है पर कर सकता है भी। तो अगर वो Okay. करा तो वो Okay. कर सकता है। Okay. टाइम जब चला गया ना, टाइम लैप्स हो गया, फिर ऑपोजिट पार्टी फिर भी उसका कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स करना चाहता है, अच्छा, वो फॉरवर्ड करना चाहता है कॉन्ट्रैक्ट में, तब वो वॉइडेबल था, वो नहीं भी कर सकता था पर वो कर रहा है, तो ऐसे वो वॉइडेबल हो गया। ओके, ठीक है, समझ? हाँ हाँ, आई गॉट इट। लेकिन क्या खाली टाइम लैप्स होने से वॉइडेबल होता है क्या? नहीं सर, और भी रीजन है। सिंपल है, देखो एक बेसिक सा रीजन देखो। वॉइडेबल का मतलब होता है, सपोज करो मैंने और आपने कॉन्ट्रैक्ट किया, ठीक है। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट वो होगा जब हम दोनों में से किसी एक के पास कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करने का राइट हो। फिर से बता रहा हूं, मैंने और आपने कॉन्ट्रैक्ट किया, ठीक है। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट तब होगा जब आपके पास या मेरे पास, हम दोनों में से किसी एक के पास में कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करने का, टर्मिनेट करने का राइट हो। सिंपल, ठीक है। अब ऐसा राइट कब आता है, कब आएगा? सपोज करिए, लेट्स से टॉक अबाउट लोकेश कैमरा ऑन करिए बेटा। क्या तुम लोग कैमरा ऑफ करके मत बैठा करो यार, बड़ा बोरिंग लगता है। आई डोंट नो अबाउट अदर क्लासेस गाइस, बट थोड़ा सा इंटरेक्शन रखोगे तो मजा आएगा। मंशा, वंशिका, काइंडली स्विच ऑन द कैमराज हियर, कम ऑन। ओके, एक जगह रख दो यार बिंदास। फोन से ज्वाइन किया हुआ है मंशा, आपने फोन से ज्वाइन किया है? यस सर। तो फोन रख देना यार सामने बिंदास, प्रॉब्लम क्या है? बार बार इधर उधर। ठीक है, कोई बात नहीं, ट्राई करो कि लैपटॉप से ज्वाइन करने का, बेटर रहता है। खैर, सपोज करिए मैंने बोला मंशा मेरे को आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट करना है। आपने बोला सर आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, मन नहीं है, नहीं करना आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट। मैंने बोला अच्छा। मैंने निकाली पिस्तौल, मैंने कहा मंशा मेरे को आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट करना है। मंशा बोली सर मैंने कहा मना किया, कर लीजिए। मैंने कहा मना किया,
मैं तो आप ही के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना चाह रही हूं। आई वॉन्ट टू डू अ कॉन्ट्रैक्ट। ओके, अभी कॉन्ट्रैक्ट हमने साइन कर लिया। क्या कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है? बोलो, क्या कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है? मैंने पिस्तौल दिखा के, बंदूक दिखा के मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट करो, बोले ठीक है सर कर ले। क्या कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है? बोलो। हाँ ओके, क्या बोले लोकेश आप? दोनों पार्टी का कंसेंट नहीं है। अरे हम तो चाहते ही है करना, कंसेंट कहां से? हम तो बोल ही रहे मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट करो, आई वॉन्ट टू गेट इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन सर मंशा का नहीं है ना। उसका नहीं है, मंशा की मंशा नहीं है कि हमको कॉन्ट्रैक्ट करना है, लेकिन बंदूक के जोर पे मैंने कॉन्ट्रैक्ट करा लिया। अब ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है या वॉइडेबल है? ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल है किसके किसके एंड पे? मंशा के एंड पे। क्यों? क्योंकि मंशा का कंसेंट नहीं था इसमें। शी डिडंट वांट टू गेट इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। मैंने जबरदस्ती बंदूक का डर दिखा के कॉन्ट्रैक्ट करा लिया। तो अब इफ शी वांट्स शी कैन कैंसल द कॉन्ट्रैक्ट। द कॉन्ट्रैक्ट हैज बिकम वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ मंशा, नॉट मी। लेकिन मगर इफ मंशा डिड नॉट एक्सरसाइज द ऑप्शन ऑफ कैंसिलिंग द कॉन्ट्रैक्ट, उसने कैंसिल नहीं किया, तब यह कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा? तब यह कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा? वैलिड होगा। अगर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट को हमने वॉइड नहीं किया तो वो वैलिड होगा। समझ में आया? अब आप पढ़ लीजिए, देखिए क्या लिखा हुआ है। एन एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर पार्टीज देयर टू बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ द अदर, इट इज अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। द कॉन्ट्रैक्ट विल बी वॉइड इफ द पार्टी हैविंग द ऑप्शन डू नॉट मेक इट वैलिड। समझ में आ रहा है? अगर आपने कोई एक्शन नहीं लिया तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हो जाएगा। आपने बोला कि नहीं, मेरा कंसेंट जबरदस्ती लिया गया था, बंदूक के डर पे लिया गया था, आप आसानी से कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकते हैं और वो वॉइडेबल हो जाएगा। एम आई क्लियर? ठीक है, ओके। अब वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? सिंपल है। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट वही होता है जो which ceases to be enforceable by law। ceases का मतलब होता है stops to be enforceable by law becomes void when it ceases to be enforceable। मतलब जब वो कोर्ट में enforceable नहीं रहा तब वो void बन गया। और वो void कब बना? जब वो कोर्ट में enforceable नहीं रहा। उल्टा चीज, एक ही चीज बोल रहा है। contract which ceases to be enforceable by law becomes void when it ceases to be enforceable। ओके, क्लियर है? कोई डाउट गाइस? आगे बढ़े। शैल वी मूव फॉरवर्ड? चलिए, ओके। नाउ अग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट। अरे थोड़ा सा ब्रेक लेना ना, 1 मिनट का, पंचायती करता हूं थोड़ी सी। यार शोमा, वो कहां से हैं आप? कहां से हैं आप? ओ, सॉल्ट लेक से। देखो यार, मुझे ना पंचायती की आदत है, थोड़ा मेरे को लगता है बातचीत करने का। हमें अश्मित, कहां से हैं आप? एमपी से। एमपी से है? कहां से भाई? सतना से। एमपी से? अच्छा, सतना। अरे वाह, वेरी गुड। मंशा, आप कहां से हैं? पंजाब। ओ यार, पंजाब से मेरी लास्ट बैच की स्टूडेंट थी। पंजाब में कहां से आप? पंजाब श्री मुक्तसर साहिब। अरे वहीं से थी यार वो भी। वो दिया मीठा। अरे जानते हो उसको? हो वही मैं लगा, मैं तो जगह सुनी हुई यार। सेम बैच। सही है, सही है, ओके। तो उसने तो बताया होगा आपको थोड़ा बहुत मेरे बारे में, काइंड ऑफ। जी बताया था कि बहुत पकाते हैं, पंचायती भी करते हैं क्लास में। नहीं ओके आपको। ओके। तरन्नुम, आप कहां से हो बेटा? सर नहीं, इट्स ओके, फाइन। कहां से तरन्नुम आप?
संक्रांत हावड़ा। संक्रांत से, हावड़ा से। ओके, लोकेश? आसाम से सर। आसाम में कहाँ भाई साहब? गुवाहाटी। ओहो, सही है। वंशिका, आप हैं कि नहीं है कि कहाँ है? सर एक्चुअली वेबकैम खराब है। अरे ये सब पुराने बहाने होते हैं यार, कैमरा नहीं ऑन करने के। कोई नहीं, सीरियसली खराब है, नेक्स्ट फोन पे चलेगा। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। कहाँ से हो आप? सॉरी? डनलप से। ओ डनलप, ओके। जगरीत आप? सर डनलप से। ओ, आप भी डनलप से। ओके ओके, सही है यार। तो दो जन हैं जो बाहर के हैं, दूर से हैं, मंशा एंड अशमत। चले, कोई नहीं। चलो, अब थोड़ा मजा आ रहा है, जान पहचान हो गई ना यार, पता तो चलना चाहिए कौन है, किसको पढ़ा रहा हूं मैं। चलिए आगे बढ़ते। अच्छा, मैं नितिन चतुर्वेदी, कैलकाटा से। ठीक है, चिल। ओके, तो अब आ जाइए भाई साहब, एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट के बीच का अंतर। अब तक तो थोड़ा बहुत अंतर तो आपको समझ में आया होगा। ओके, देखिए, बेसिस ऑफ डिफरेंस मीनिंग। देखो, एग्रीमेंट का मतलब क्या? ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। अग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट क्या है? एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ, अग्रीमेंट प्लस लीगल एनफोर्सेबिलिटी। स्कोप, इट इज अ वाइडर टर्म, इसमें लीगल एग्रीमेंट भी आता है, सोशल एग्रीमेंट भी आता है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ लीगली एनफोर्सेबल एग्रीमेंट आते हैं इसमें। ठीक है। लीगल ऑब्लिगेशन, एग्रीमेंट से लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, क्योंकि सोशल होगा तो लीगल होगा नहीं, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट में लीगल ऑब्लिगेशन होना ही चाहिए। ऑल अग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स, ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट्स। ये हमने डिस्कस किया था। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ जाइए एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर में क्या क्या होना चाहिए? एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, थोड़ा बहुत इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखिए, सबसे पहला, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। ठीक है, आपका इंटेंशन होना चाहिए कि आप लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करना चाहते हैं। कंसिडरेशन जो है वो लॉफुल होनी चाहिए, मतलब ऐसा नहीं कि आपने किसी को मारने के लिए सुपारी ले ली और आपने उसको उड़ा दिया। दैट इज नॉट लॉफुल कंसिडरेशन कि तुम मुझे 2 लाख रुपए दो, मैं नितिन सर को एकदम जाके एकदम मार देंगे। ऐसा नहीं करना ब्रो। लीगल फॉर्मेलिटीज नॉट डिक्लेयर्ड टू बी वॉइड, वॉइड नहीं होना चाहिए, वो पॉसिबल होना चाहिए परफॉर्म होने के लिए, पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। उसका मीनिंग सर्टेन होना चाहिए। मीनिंग सर्टेन होना चाहिए मतलब क्या? मैंने बोला लोकेश आपको कि यार लोकेश आप मेरे लिए कुछ काम कर दो, मैं आपको कुछ पैसे दे दूंगा, क्या ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है? नो। मैंने बोला कि यार कुछ काम कर दो, उसके लिए मैं आपको कुछ पैसे दे दूंगा। नो। क्या मैंने बताया क्या काम है? नहीं। क्या मैंने बताया कितने पैसे हैं? नहीं। नहीं होगा। सर्टेनिटी कहां है कॉन्ट्रैक्ट में भाई साहब? सर्टेनिटी नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट कहां से करेंगे? लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए। ठीक है, कोई ऐसे काम के लिए कॉन्ट्रैक्ट करिए जो लॉफुल हो। बोले कि सर सोच रहे हैं ड्रग्स का धंधा कर लें, बहुत स्कोप है। अरे भाई साहब जेल में जाएंगे आप भी और हम भी। समझ में आ रहा है? तो ऐसा नहीं करने का है, लॉफुल काम करने का है भाई। फ्री कंसेंट, अपने को पता है फ्री कंसेंट क्या है। जब आपका मन मिलता है, जब आपका मन करे वॉलंटरली करिए, आपका मन अगर नहीं है आपका फ्री कंसेंट नहीं है। ऑफर एंड एक्सेप्टेंस हमने पढ़ाई है क्या होता है। ऑफर देना पड़ेगा, वो एक्सेप्ट होना होगा, तब जाके एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनता है। ये इसके कुछ एसेंशियल्स हैं, चलिए डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। नाउ पहला देखो, 2 पार्टीज। भाई आपको एटलीस्ट 2 जन तो चाहिए ना कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। कि ऐसा थोड़ी है कि आप सलमान खान है कि मैंने खुद से कमिटमेंट कर दी तो मैं अपनी भी नहीं सुनता। ऐसे नहीं होता है, ऐसा पिक्चरों में होता है। जब आप लॉ पढ़ेंगे तो आपको 2 पार्टी चाहिए कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। ओके, यू नीड 2 पीपल टू गेट इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट बॉस। एक प्रपोजल एक देने वाला होना चाहिए, एक एक्सेप्ट करने वाला होना चाहिए। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट नेचुरल पर्सन ही बनाते हैं और जिनकी लीगल एग्जिस्टेंस है, जैसे कि कंपनीज, यूनिवर्सिटीज एक्सेट्रा। ठीक है, नाउ फॉर एग्जाम्पल कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के लिए हमको एक सेलर चाहिए, एक बायर चाहिए। अलग अलग पर्सन होने चाहिए ना,
कि मतलब सेलर भी मैं बायर भी मैं, ऐसा नहीं होता, ऐसा पिक्चरों में होता है कि मारेंगे भी हम बचाएंगे भी हम। नो, लॉ इज नॉट अ मूवी। चलिए इन देखो एक केस है छोटा सा, इन स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस रमनलाल एंड व्हेन ऑन डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप द एसेट्स ऑफ द फर्म वर डिवाइडेड अमंग द पार्टनर्स, द सेल्स टैक्स ऑफिसर wanted to tax this transaction. It was held that it was not a sale. The partners being the joint owner of those assets cannot be both buyer and seller. अब उसी के ओनर ही हैं तो बायर एंड सेलर कैसे हो सकते हैं आप उसके, अलग अलग होना चाहिए ना। ओके, पार्टीज मस्ट इंटेंड टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप ऑब्लिगेशंस, ये अपने को पता है, हम लोगों ने डिस्कस ही किया है। मस्ट बी इंटेंशन ऑफ द पार्टीज टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। लीगल रिलेशनशिप क्रिएट नहीं हो रहा है, नो कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, नो कॉन्ट्रैक्ट। एक फेमस केस है बालफूर वर्सेस बालफूर। देखिए, अ हस्बैंड अग्रीड टू पे हिज वाइफ सर्टेन अमाउंट एज मेंटेनेंस एवरी मंथ व्हाइल ही वाज अब्रॉड। एक पति विदेश में काम कर रहा था, उसने अपनी बीवी को सब बोला कि हर महीने हम तुमको घर खर्च भेजेंगे, आई विल कीप यू द अमाउंट। हस्बैंड ने अमाउंट नहीं भेजा, वाइफ ने उसके ऊपर केस कर दिया कि भाई पैसा भेजो। Wife could not recover. Why? Because it was a social agreement and the parties did not intend to create any legal relations. नहीं कर सकता ना भाई, सोशल एग्रीमेंट है। ओके, नेक्स्ट चलिए एग्जांपल देखो, तीन एग्जांपल है यहां पे। बलबीर promises to pay 5 लाख to his son if his son passes CA एग्जाम। भाई साहब बहुत तगड़ा ऑफर है ये, 5 लाख मिलेगा, CA एग्जाम निकाल लो। क्या बोल रहे हैं पापा? On passing the exam, the son claims the money. बाप बोला बोले भागता है कि नहीं, यहां से चुपचाप कमाओ, अब तो उल्टा हमको तुम हमको उल्टा दो। समझ रहे हो? नहीं कर सकते आपने यार। हस्बैंड promising his wife to buy her a necklace on occasion of a birthday is not a contract. Not a contract at all. ये तो कुछ भी नहीं है। आजकल तो लोग बोलते हैं ना बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, मैं तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ के ला दूंगा। अरे भाई साहब करोगे क्या उसका? करोगे क्या चांद तारों का? Come on. Example, Tom sold goods to Jerry on a condition that he must pay for the amount of good within 30 days. अब यहां पे टॉम ने जेरी को सामान बेचा, बोला कि भाई तुमको 30 दिन के अंदर में पैसा देना पड़ेगा। यहां पे टॉम का इंटेंशन क्या था? टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप विद जेरी। यहां ये कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, अगर 30 दिन के अंदर में जेरी पैसे नहीं देता है तो टॉम जेरी पे केस कर देगा। ओके, नाउ बोलिए शोमा। वो सर स्टेट ऑफ गुजरात वाला केस एक बार समझाएगा? बता रहे यहां पे स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस रमनलाल सन्स एंड कंपनी व्हेन ऑन डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप। अब एक पार्टनरशिप थी, पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व हो गई, फर्म के जो एसेट्स थे वो पार्टनर्स के बीच में डिवाइड हो गए। ठीक है, सेल्स टैक्स ऑफिसर बोला कि भाई एसेट्स पार्टनर के बीच में जो डिवाइड हो गए इसके ऊपर हम टैक्स लगाएंगे। वो इस ट्रांजैक्शन के ऊपर टैक्स लगाना चाहता था। इट वॉज हेल्ड दैट इट वॉज नॉट अ सेल। सेल थोड़ी हुआ है क्योंकि पार्टनर तो उसके जॉइंट ओनर है। ठीक है, उसको खरीद बेच थोड़ी रहे हैं, वो तो डिवाइड कर रहे हैं आपस में। तो सेल्स टैक्स ऑफिसर उसको टैक्स नहीं कर सकता। भाई जो हमारी प्रॉपर्टी है, हमने जॉइंट ओनर है, आधा तुम्हारा आधा मेरा, टैक्स क्यों करोगे इसको? ठीक है, ओके, क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अदर फॉर्मेलिटीज टू बी कंप्लाइड इन सर्टेन केसेस। देखिए, कॉन्ट्रैक्ट जो होता है ना, या तो लिखा हुआ हो सकता है और स्पोकन भी हो सकता है, वर्बल भी हो सकता है। एज टू लीगल इफेक्ट्स, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन अ रिटन कॉन्ट्रैक्ट एंड अ कॉन्ट्रैक्ट मेड बाय द वर्ड ऑफ माउथ, बट इन द इंटरेस्ट ऑफ द पार्टीज द कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी रिटन। देखो, कॉन्ट्रैक्ट को लिखना कुछ जरूरी नहीं है। ठीक है, बाय वर्ड ऑफ माउथ स्पोकन भी चलता है, लेकिन पार्टीज के फीजिबिलिटी के लिए कि कल को कोई पलट जाए तो क्या करोगे, इसलिए जनरली कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो रिटन ही होता है। ओके, इन केस ऑफ सर्टेन कॉन्ट्रैक्ट्स some other formalities have to be complied with to make an agreement legally enforceable. ठीक है, for example, contract of insurance is not valid except as a written contract. Contract of insurance में आपको लिखित ही होना चाहिए। ठीक है, किसी केस में registration of contract is under the laws which is in force at time is essential for it to be valid. ठीक है, तो किसी केस में आपको कॉन्ट्रैक्ट को रजिस्टर कराना ही पड़ता है उसको वैलिड बनाने के लिए। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट, सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग। मीनिंग सर्टेन होना चाहिए, जैसे कि मैंने आपको बोला था ना कि भाई मतलब क्लैरिटी रहनी चाहिए। इट मस्ट नॉट बी वेग और इनडेफिनिट। ठीक है, एग्जांपल, रिंकू अग्रीज टू सेल पिंकू 100 टन्स ऑफ ऑयल।
ये कॉन्ट्रैक्ट है? नहीं है भाई। कौन सा ऑयल देना है? सरसों का तेल देना है, ठीक है, पाम ऑयल देना है, ऑलिव ऑयल देना है, क्या देना है वो तो बताया नहीं। बोले 100 टन ऑफ ऑयल देना है। XYZ agreed to lease the land to Mr. A for indefinite years. Not valid क्योंकि period of lease is not mentioned. Definite होना चाहिए, definite होना चाहिए। Mr. Y agrees to sell Mr. X some toys. The type, quality, value were not discussed. Cannot be a contract. Terms uncertain है, ठीक है। Possibility of performance of an agreement. The terms of agreement should be capable of being performed. An agreement to do an act impossible in itself cannot be enforced. जैसे कि A agrees to discover treasure by magic. इसको आप enforce कर सकते हैं? Possible ही नहीं है। ऐसा होना चाहिए जो enforceable हो या जिसको perform किया जा सके, ठीक है। एग्रीमेंट को परफॉर्म करने की भी पॉसिबिलिटी होनी चाहिए। आप जादू से एकदम खजाना निकाल देंगे, इट इज नॉट एन एग्रीमेंट विच कैन बी इन्फोर्स्ड, ओके, क्योंकि इसको परफॉर्म ही नहीं कर सकते ना आप, पॉसिबल ही नहीं है। पॉइंट्स टू रिमेंबर, देखिए, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस ऑफ एन एग्रीमेंट, फर्स्ट एसेंशियल एलिमेंट ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, एग्रीमेंट जो होता है। सेक्शन 2E हमको पता है, एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इन एग्रीमेंट। सेक्शन 2B के हिसाब से प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स अ प्रॉमिस, अग्रीमेंट इज एन आउटकम ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। आप अगर इस पीडीएफ में देखेंगे तो मैंने आपको चीजों को बार बार रिपीट किया है। क्यों? क्योंकि जितना ज्यादा हम रिपीट करेंगे, जितना ज्यादा हम डिस्कस करेंगे, चीजें आपके दिमाग में बैठ जाएंगी गाइस। तो जब रिवीजन करेंगे तो काफी कुछ ऐसे ही याद रहेगा, ज्यादा पढ़ना नहीं पड़ेगा। फ्री कंसेंट, two or more persons are said to consent when they agree upon the same thing in the same sense. इसको हम बोलते हैं क्या? कंसेंसस एड आइडम। अगर कंसेंसस नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। फर्दर वो कंसेंट फ्री होना चाहिए। फ्री कंसेंट नहीं होता है अगर कॉन्ट्रैक्ट में, तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? इफ द कंसेंट इज नॉट फ्री इन द कॉन्ट्रैक्ट, द कॉन्ट्रैक्ट विल बी वॉइडेबल। वॉइडेबल हो जाएगा भाई साहब। कंसेंट फ्री नहीं है तो कंसेंट वुड बी कंसिडर्ड एज फ्री कंसेंट इफ इट इज नॉट कॉज्ड बाय कोअर्शन। कोअर्शन मतलब होता है धमकी देना, थ्रेटन करना। इसको भी हम आगे के लेक्चर्स में पढ़ेंगे, थ्रेटनिंग। अनड्यू इन्फ्लुएंस, अनड्यू इन्फ्लुएंस मतलब अपनी पोजीशन का गलत फायदा उठाना, आम भाषा में अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन। तीसरा, फ्रॉड करना। फ्रॉड का मतलब आपको पता है, किसी को धोखा देना। मिसरिप्रेजेंटेशन, चीजों को गलत तरीके से दिखाना या भूल से गलती हो जाना, ठीक है। तो इन केसेस में कंसेंट फ्री नहीं होता है, और अगर कंसेंट फ्री नहीं है हमारा तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो जाता है, ठीक है। अंकित who owns 2 bikes is selling red bike to Vikram. Vikram thinks he's purchasing the black bike. No consensus, no contract, ठीक है। ओके, to determine the consensus ad idem, the language of the contract should be clearly drafted. Ankit says to Vikram, will you buy my red bike for 30,000? Vikram says yes to it. तब कंसेंस है, ठीक है। गब्बर threatened to shoot सांबा if सांबा does not lend him 2,000। मतलब गब्बर सिंह के ऐसे दिन आ गए कि सांबा से 2,000 रुपए मांग रहा है कि भाई 2,000 रुपए नहीं देगा तो गोली मार देंगे। सांबा मान गया। यहां पे एग्रीमेंट क्या है? कोअर्शन के अंडर में, धमकी के अंडर में, वैलिड नहीं है। कल को सांबा पुलिस प्रोटेक्शन लेके बोल सकता है कि हम नहीं देगा 2,000 रुपया, जाओ जो करना है कर लो। समझ में आ रहा है? ओके, कैपेसिटी ऑफ द पार्टीज। कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट मींस द लीगल एबिलिटी ऑफ द पार्टीज टू एंटर इनटू अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। हर कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, हर कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। कॉन्ट्रैक्ट वही कर सकता है जो माइनर नहीं हो, 18 के ऊपर हो, एज ऑफ मेजोरिटी हो, इज ऑफ साउंड माइंड मतलब उसका दिमाग अपने ठिकाने पर हो, ठीक है, क्रैक वैक ना हो, is not otherwise disqualified from the contracting by any law to which he is subject। मतलब लॉ में ही उसको बोल दिया गया है कि तुम किसी भी तरीके का कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, लॉ ने उसको बोल दिया है। तो मेजर होना चाहिए, साउंड माइंड होना चाहिए, डिस्क्वालिफाइड नहीं होना चाहिए लॉ के द्वारा, ठीक है। ओके, देखो यहां पे 18 साल से कम है तो माइनर होता है वो, देयरफॉर दे आर इनकॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। क्वालिफिकेशन बी में साउंड माइंड का मतलब he should be in his senses so that he understands the implications of the contract at the time of entering into a contract,
ठीक है। A lunatic, a idiot, a drunken person or an influence of some intoxicant is not supposed to be a person of sound mind. अब एक सवाल है मेरा, सपोज करो एक आदमी है ए, वो रोज शाम को 6 बजे से ही स्टार्ट ड्रिंकिंग अल्कोहल, वो शराब पीना शुरू करता है और अगले दिन सुबह 8 बजे तक वो अपने सेंसेस में नहीं रहता, ही इज नॉट इन हिज सेंसेस। लेकिन सुबह 9 बजे से शाम को 5 बजे तक, 9 से 5 के बीच में ही इज परफेक्टली साउंड। शाम को 6 से सुबह 8 के बीच में ही इज नॉट इन हिज सेंसेस, बट सुबह 9 से लेके शाम के 5 तक ही इज परफेक्टली साउंड। क्या वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है? बोलो। हाँ सर, वो 9 से 5 तक कर सकते हैं, 6 से 8 तक। 6 से 8 के बीच में नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ही इज नॉट इन अ कंडीशन टू अंडरस्टैंड द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन 9 बजे से लेके शाम को 5 बजे तक ही इज सोबर, उसको समझ में आ रहा है कि वो क्या कर रहा है, देन ही कैन एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। समझ में आ रहा है? तो ड्रंकन पर्सन जब ड्रंकन ना हो, व्हेन ही इज एबल टू अंडरस्टैंड द इंप्लीकेशंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, उस केस में वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। ओके। Qualification C requires that a person entering into a contract should not be disqualified by his status in entering into a contract। जैसे कि एलियन एनिमी है, आप बाहर वाले लोग कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। फॉरेन सॉवरेन्स, कॉन्वेक्स, जिनको जेल होके रखी है, वो कॉन्ट्रैक्ट में नहीं जा सकते। ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट्स एंटर्ड बाय पर्संस नॉट कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट आर नॉट वैलिड। तो अगर ऐसे लोग कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं जो कॉम्पिटेंट नहीं है, तो कॉन्ट्रैक्ट हमारा वैलिड नहीं होगा। ओके ओके। नेक्स्ट अब आता है कंसिडरेशन। कंसिडरेशन का मतलब है, देखो, इट इज रेफर्ड टू एज क्विड प्रो क्यो, दैट इज समथिंग इन रिटर्न। मैंने आपको बताया था। वैल्यूएबल कंसिडरेशन इन द सेंस ऑफ लॉ में कंसिस्ट ऑफ आइदर इन सम राइट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, बेनिफिट अक्रूइंग टू वन पार्टी और सम फॉरबियरेंस, डेट्रीमेंट, लॉस और रिस्पॉन्सिबिलिटी गिवन सफर टू अंडरटेकन बाय द अदर। ठीक है, मतलब कुछ इंटरेस्ट, राइट, प्रॉफिट, मतलब कुछ एक दूसरे को मिल रहा है, दैट्स इट। Example, A agrees to sell his books to B for ₹100. B promised to pay ₹100 is a consideration for A's promise to sell his book. A ने प्रॉमिस किया कि हम अपनी किताब बेचेंगे, तो ये A का कंसिडरेशन है। B ने बोला कि हम ₹100 देंगे किताब का, तो वो B का कंसिडरेशन है। क्विड प्रो क्यो। ओके। लॉफुल कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट। अब देखिए, कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट जो होता है एग्रीमेंट का, लॉफुल होना चाहिए, जैसे कि हमने डिस्कस किया था। Consideration or object is not lawful if it is prohibited by the law or it is such as it would defeat the provisions of the law. Fraudulent है या किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए है, किसी को प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने के लिए, या फिर it is immoral, गलत है, पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है, तो कंसिडरेशन या ऑब्जेक्ट लॉफुल नहीं होता है। Pinky promises to drop prosecution instituted against Bobby for robbery and Bobby promises to restore the value of the things taken. Agreement void है क्योंकि ऑब्जेक्ट इसका अनलॉफुल है। क्यों? बॉबी ने चोरी सामान किया था पिंकी के घर से, पिंकी ने बोला तुम्हारे ऊपर हम केस लगा देंगे। फिर पिंकी बोली कि ठीक है, तुम मेरा सामान वापस दे दो, तुम्हारा केस हम हटा लेंगे। तो ये कंसिडरेशन भी तो गलत है ना, ये तो टेक्निकली बॉबी पे तो केस होना चाहिए, तो ऑब्जेक्ट इसका अनलॉफुल है। A agrees to sell his house to B against 100 kgs of cocaine। बोला 100 किलो कोकेन ले लो, मेरा घर खरीद लो। भाई साहब, आप जाएंगे जेल में, फुल ऑन। ठीक है, ये एग्रीमेंट तो इलीगल है ना यार, इलीगल, क्योंकि इसका कंसिडरेशन अनलॉफुल है। ओके, सो हियर वी आर डन विद अवर फर्स्ट लेक्चर। ठीक है, आज का हमारा पहला लेक्चर था, हमने कर लिया। आपके पास रॉन शायद पहुंच जाएंगे, तो इसको रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, एंड आई थिंक वी आर प्रीटी मच गुड फॉर द डे। ओके, सो सर ये सब्जेक्टिव एग्जाम है सर? हाँ जी सर, सीएमए सब्जेक्टिव है सर? सीएमए एमसीक्यू है। सीएमए आपका ऑब्जेक्टिव है, एमसीक्यू है। हमारा सीए जो है, आप सीए कर रहे हैं कि सीएमए कर रहे हैं? सीए सर। हाँ, तो आप डिस्क्रिप्टिव ही है ना यार, पूरा पता होना चाहिए डिटेल में। लेकिन आप चाहे एमसीक्यू के लिए पढ़ें, चाहे आप डिस्क्रिप्टिव के लिए पढ़ें, आपको पढ़ना तो पूरा ही पड़ेगा, तभी तो आप जवाब भी दे पाएंगे ना। ओके, आई गेस आपका आधे घंटे बाद एक और क्लास है। ओके, सो चलिए गाइस,
टेक केयर, बाय बाय, हम अपने कल मिलते हैं, विल कंटिन्यू विद दिस। चलो बाय बाय, थैंक यू सर। बाय बाय।